पीएम मोदी इटली से भारत वापस लौटे हैं। G7 की समिट में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस लौटे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम इटली में दुनिया के बड़े नेताओं से मिले हैं, चर्चाएं की हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। कई विश्व नेताओं से मुलाकात और कई विषयों पर चर्चा हुई है। G7 समिट बहुत ही उपयोगी रहा, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इटली से G7 समिट, जहां पर स्पेशल विशेष आमंत्रण था, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाया गया था। वहां से वापसी हुई है, वहां से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और G7 में पीएम मोदी की धमक की 7 वजहों को आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 7 बड़े कारण, 7 बड़ी वजहें। देखिए आपके सामने बिग वॉल पर पहली बड़ी वजह, तीसरी बार सत्ता में वापसी की और उसके बाद G7 की इस बैठक में शामिल होने गए। दूसरी बड़ी वजह, कोरोना त्रासदी के बाद भी सत्ता में लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तीसरी, दुनिया में ताकतवर दमदार नेता की छवि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल रवि, और देखिए चौथी बड़ी बात, ग्लोबल मंचों पर बात दमदार तरीके से रखी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। पांचवी बड़ी बात आप देखिए, देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया गया। और अब देखिए तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रण ले रखा है। छठी बड़ी बात, दिल्ली में G20 का सम्मेलन सफल आयोजन जो किया गया, इसके बाद भारत की जो धमक है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आई है। बिल्कुल, और चीन और पाकिस्तान को लगातार एक तरीके से करारा जवाब ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि एक कूटनीतिक घेरेबंदी इनकी हुई है पिछले 2 कार्यकाल में। और इस कार्यकाल में भी आते ही पहला संदेश आपको याद होगा सरकार की तरफ से जयशंकर ने क्या दिया पाकिस्तान को और चीन को। और देखिए कोरोना काल में जहां दुनिया के बड़े देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है और खराब व्यवस्था की वजह से दुनिया के ताकतवर नेता सत्ता में वापसी नहीं कर पाए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से उन्होंने तीसरी बार सत्ता में वापसी की। ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया के वो कौन कौन से नेता हैं जो कोरोना के बाद सत्ता से बाहर हो गए, यानी कि चुनावों में उनको जनता का समर्थन नहीं मिला, जीत हासिल नहीं कर पाए। देखिए सबसे पहले बात दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में वो चुनाव हार गए, यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें जन समर्थन नहीं मिला। और इसके अलावा जर्मनी की अगर बात की जाए, एंजेला मर्केल 16 साल तक सत्ता में रहने के बाद हार मिली है। ये देखिए बड़े बड़े जो नेता हैं वो सत्ता से चले गए। योशिहिदे सुगा की बात की जाए, जापान की, 2021 में इस्तीफा देना पड़ गया। बिल्कुल, और देखिए जापान में भी चेहरा बदला, प्रधानमंत्री बदले। और ब्रिटेन की बात करें, ऋषि सुनक चुनाव से पहले सर्वे में वो पिछड़े नजर आए हैं, तो ये भी एक अपने आप में संकेत है। ब्रिटेन में भी बड़ी अस्थिरता रही है पिछले 10 सालों में। इंडोनेशिया की बात करें, जोको विडोडो, और सत्ता में वापसी इनकी भी नहीं हुई, यहां पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ। ब्राजील की बात करते हैं, आप देखिए बोल्सोनारो बड़ा नाम है, 2022 में हार मिली है। आपको हम बता रहे हैं कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के दौरान कैसे बड़े बड़े नेता सत्ता से हट गए। मारियो द्रागी की बात की जाए, इटली की, बहुमत ना मिलने पर इस्तीफा देना पड़ गया। दक्षिण कोरिया में हान डक सू, जी हां, इसी साल हार के बाद उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, चुनाव में उनको भी जीत हासिल नहीं हुई। तो दुनिया के कई देशों में राजनीतिक हलचल हुई, चुनाव हुए, सत्ता में परिवर्तन हुआ, लेकिन इन सब के बीच भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की। और उसके बाद पहली जो बड़ी बैठक थी G7 की, वहां पर उनकी उपस्थिति। इन सब पर करेंगे बात, इनके मायने, इनके संदेश, इनके अर्थ क्या हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय आपका करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फरज किदवई, प्रवक्ता एसपी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ किदवई साहब जुड़े हुए हैं। संगीत रागी, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और विनोद दत्ता, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहला सवाल जरा हम समझने की कोशिश करते हैं बीजेपी के नजरिए से। डॉक्टर कौशल मिश्रा, बड़े अर्थ क्या निकलते हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार शपथ लेना, पहला कहे कि ताकतवर मुल्कों के समूह G7 की बैठक में प्रधानमंत्री का जाना, ऐसे में जबकि दुनिया के कई ताकतवर देशों में एक अस्थिरता सी है, युद्ध का माहौल है, भारत की तरफ से एक स्थिरता का संदेश नरेंद्र मोदी को तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में भारत का दुनिया को दिया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या मैसेजिंग है, क्या संदेश है इसका? देखिए, मैसेजिंग बहुत साफ है। मोदी जी जब वहां गए, उन्होंने सभी को बताया कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में लोकतंत्र की विजय हुई है और लोकतांत्रिक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके
बहुत सारे दावों को खारिज करते हुए लोकतंत्र दोबारा विजयी हुआ है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के आए हैं। ये तो जनरल सी बात हुई, बट G7 की अगर हम बात करते हैं तो G7 दुनिया के टॉप 7 कंट्रीज का इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो लोग हैं वर्ल्ड के, उसमें टॉप 7 कंट्रीज का समूह है और इसमें भारत कई बार पार्टिसिपेट कर चुका है। ये मोदी जी की पर्सनल 6वीं विजिट थी और जिस तरीके से देखा जाए, मोदी जी का आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि कोविड के बाद बहुत जगह सत्ता चेंज हो गई, पर यहाँ पर मोदी जी की लोकप्रियता ये बताती है कि उन्हें दोबारा सत्ता मिली, देश की जनता ने उनको नवाजा कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो आप देखिए जिस तरीके से इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, करीब 67 कंट्री में बिना वीजा करके भारत वालों की एंट्री चालू हो गई है। तो ये जो एक इंटरनेशनल लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस तरीके की भारत की कूटनीतिक जीत हो रही है, वो ये बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता। और एक सबसे बड़ी बात G7 की खास बात यह है कि इसमें चाइना नहीं है। अगर चाइना और ये सारे कंट्रीज जो हैं उनका अगर आप देखें G7 का इस बार समिट में, तो उन्होंने चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, जो उसकी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की ग्लोबल एक टेंडेंसी है, उसको सबने दरकिनार किया है और भारत की मेक इन इंडिया एंड मेड इंडिया की तारीफ की है। और अगर देखा जाए तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसकी भी बात हुई है और मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाने की बात की है। तो विश्व के जो 7 बड़े कंट्रीज हैं, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, उसमें डोमिनेंस बढ़ी है। और बात यह है कि भारत को G7 में आगे शामिल करने की मुहिम की बात है। और जिस तरीके से देखा गया है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी आज बन चुके हैं और चौथी अगले 1-2 साल में शायद बन जाएंगे हम चौथी बड़ी इकोनॉमी, और जापान इस समय चौथी बड़ी इकोनॉमी है। तो G7 में भारत की एंट्री एक कूटनीतिक जीत होगी। मुझे लगता है कि ये जी बिल्कुल एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर कौशल मिश्रा जी आप देख रहे हैं। और बड़ी बात भी आपने कही कि यहां पर एक बड़ा मैसेजिंग चाइना की तरफ भी गई है, उसको ना बुलाकर। फरज किदवई साहब हमारे साथ हैं। फरज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कैसे देखें, हालांकि आप विपक्ष में जरूर हैं, देश में कई मुद्दे हैं, इसमें आप सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख बढ़ती है, प्रधानमंत्री को विशेष आमंत्रण के तौर पर बुलाया जाता है, कई बड़े देश वहां पर उनके लीडर्स नजर नहीं आते हैं, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए रवि जी, अभी हमारे भाई कौशल किशोर जी बात कर रहे थे, इन्होंने 2 बड़ी बातें कही कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और मोदी जी कैसे इस डेमोक्रेसी को बहुत आगे लिए जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जो है विश्व की वो सबसे बड़ी और सबसे शानदार डेमोक्रेसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब विदेशों में जाकर के भारत की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो भारत की डेमोक्रेसी के बारे में जो 2014 के बाद से खासकर पिछले 5 साल में जो भारत में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को स्वीडन बेस्ड वीडम इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इनकी जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 है, वो कहती है कि इंडिया इज नाउ वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी। ये स्वीडन बेस्ड वीडम इंस्टीट्यूट कहता है। दूसरा, एक फ्रीडम हाउस एक संस्था है जो कि यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट कहती है कि इंडिया इज अ पार्टली फ्री कंट्री एंड वांट दैट। नहीं देखिए फरज किदवई साहब, आप तमाम रिपोर्ट्स का हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कैसे यहां पर चुनाव संपन्न हुआ है, सभी ने बाकायदा तारीफ की है। दरअसल मैं तो सवाल आपसे यह पूछ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत की धाक बढ़ रही है, क्या आप उसमें सरकार के साथ हैं या फिर नहीं, या फिर वहां पर भी आप विरोध करेंगे? देखिए सरकार के वो सारे काम जो कि भारत के लिए हितकारी हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए हितकारी हो, उसमें हम सब इनके साथ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी 5 लाख 10 लाख का सूट पहन करके अगर खाली जा रहे हैं एक घूमने के पर्पज से, लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं और अपनी वो पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कर करके चले आते हैं, तो डेफिनेटली हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। अभी रवि जी आपने एक बात कही कि 7 आपने इनके मोदी जी के 7 अचीवमेंट गिनाए, तो जरा से 7 अचीवमेंट हम भी गिना दें। अगर आप ये देखिएगा कि जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम हमारी G20 कंट्रीज में लोएस्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम G20 कंट्रीज में लोएस्ट हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में हम लोएस्ट हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोएस्ट हैं। ILO की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें से 80% जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यूथ का है। FAO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि दुनिया भर में
दुनिया भर में, सुन लीजिए, दुनिया भर में पिछले 3 सालों में खाने पीने की जो चीजें हैं उसका जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है, मगर भारत में पिछले 6 महीने में मंथ ऑन मंथ हमारे साथ संगीत रागी साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि आरएसएस विचारक भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। रागी साहब, आप सुन रहे थे, डेटा भी बताया गया, जैसे कि एसपी के प्रवक्ता ने कहा कि अलग अलग इंडेक्सेस में भारत नीचे है, फिर भी सिर्फ ब्रांड मोदी को बढ़ाने के लिए ये सारे दौरे किए जा रहे हैं, जिसका वहां पर विरोध है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जनता ने तीसरी बार अगर मैंडेट दिया एनडीए को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक तरीके से बहुमत दिया, सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, क्या ये अपने आप में एक संदेश नहीं है कि लोकतंत्र में देश के लोगों की आस्था है और उसको देखते हुए लोगों ने ये मत दिया, ये फैसला दिया, और ये ग्लोबली एक तरीके से एक्सेप्टेड है, G7 में भी वो नजर आ रहा है। देखिए, दुनिया हमें क्या कहती है, मुझे लगता है उसके बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था और ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे ही व्यक्ति, वहाँ के प्रोफेसर, एक पर्चा पढ़ रहे थे भारत की डेमोक्रेसी पे। मैंने उनसे पूछा, ये डेटा कहाँ से आपने लाया है? उन्होंने कहा कि भारत के अखबारों में, कुछ अखबारों का नाम उन्होंने बताया। मैंने कहा इसीलिए आप ये कह रहे हैं, यदि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की डेमोक्रेसी का हम मूल्यांकन वहाँ के अखबारों और बाकी चीज़ों पर करना शुरू कर दें तो वो कहाँ पर होंगे ये बताने की आवश्यकता नहीं। क्या अमेरिका के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ प्रेसिडेंसी को लेकर के, या ट्रंप के खिलाफ जिस प्रकार के चार्जेस लगे हैं, क्या भारत के अंदर इस प्रकार की आपको चीजें देखने को मिली है? नहीं मिली है। जब भारत में चुनाव होता है तो एक साथ पांच फ्रांस अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव कर रहे होते हैं। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ग्लोबल तरीके पे उनको ध्यान देनी चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो आपके हित में बहुत अच्छी बातें नहीं कहेंगे, आपकी डेमोक्रेसी के बारे में नहीं कहेंगे, इसलिए उनको बहुत आप गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो भारत के अंदर एक अपना एजेंडा चलाते हैं, जैसे जॉर्ज सोरेस जो है, उनकी पूरी टूलकिट जो है इस चुनाव में भी एक एजेंडा चला रही थी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। अब आते हैं जी समिट पर बात करने के लिए। देखिए, आज के दिन में भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का प्रवक्ता बन गया है और उसकी धमक जो है वो इतनी ज्यादा है कि आप देखेंगे कि आप नरेंद्र मोदी का जो मिलने का स्टाइल, आप जो बॉडी लैंग्वेज है, जब वो जेलेंस्की से मिलते हैं तो उतनी ही आत्मीयता के साथ मिलते हैं। जबकि आपको मैं बता दूं कि जो जेलेंस्की हैं वो कोई भारत के बहुत सपोर्ट में नहीं रहे, या रसिया के कारण न तो अमेरिका से संबंध खराब हो रहा है, न अमेरिका के कारण, न अमेरिका का दबाव बन रहा है भारत पर। रूस से कच्चे तेल खरीदने की बात थी, अमेरिका ने तमाम दबाव बनाए, भारत ने नहीं माना। जो है वो 4 बहार को लेकर के अमेरिका ने तमाम दबाव डाले, भारत ने उसकी एक नहीं सुनी। वैसे ही हम टेक्नोलॉजी के मामले में पहले रसिया पर डिपेंस के, जितने भी हमारे मिलिट्री हार्डवेयर थे वो सब रसिया से आते थे, 80% हमने उसको कम किया है। ताइवान को मामले पर हमने जो है वो अपनी पुरानी जो लय है वो छोड़ दिया है। साउथ चाइना सी में जो है वो हम बहुत एक एक्टिव पावर होकर के इमर्ज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति की एक अपनी धमक बनी है। अब आप राजनीतिक मजबूरियों के कारण नरेंद्र मोदी को कोसिए, जो करना है कीजिए, ये आपकी अपनी मजबूरी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारत की दमक 14 साल में बहुत बड़ी है पूरी दुनिया में। और जो भी लोग डिफेंस सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं, भारत की विदेश नीति से जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय विदेश नीति का यह स्वर्णिम काल चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, इस पर एक जवाब भी ले लेते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद दत्ता सर, सवाल देखिए आपसे, जैसा कौशल मिश्रा जी की तरफ से भी कहा गया कि एक बड़ी मैसेजिंग दी गई जब चाइना को इन्वाइट नहीं किया जाता और भारत को G7 समिट में बतौर स्पेशल इन्वाइटी वहां पर बुलाया जाता है। और देखिए, G7 की कंट्रीज कौन सी, अगर डिफेंस के लिहाज से बात करें तो दुनिया की ये 7 सबसे मजबूत कंट्रीज भी हैं, इकोनॉमी के अलावा भी। तो डिफेंस सेक्टर के लिहाज से भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी संगीत रागी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा और मैं उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि डिफेंस में भारत ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, देखिए, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पावर के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट, एक गुड फाइनेंशियल हेल्थ, ह्यूमन कैपिटल और गुड मिलिट्री गवर्नेंस या मिलिट्री माइट।
और ये चारों स्तंभ भारत में उपलब्ध हैं और बड़े मतलब बिल्कुल स्टेबल है। और अगर हमारी देखिए कि जो हमारी आर्मी है उसका एक अपना अहम जगह है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने, अगर आप देखें, अभी कल परसों ये वक्तव्य दिया है जब उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया था, तो ये कहा था कि साहब डिफेंस प्रोडक्शन में हमारा जो एम है, क्योंकि जब सरकार पहले आई थी तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो करीब 10,000 करोड़ रुपए का था जब ये पहले टर्म में बीजेपी आई थी। अब जो उन्होंने अपना टारगेट रखा है वो करीब 45,000 करोड़ रुपए का रखा है। और हम ब्रह्मोस जैसी दत्ता सर, लेकिन मैं आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि एक ऐसी सिचुएशन में दुनिया है जहां दो फ्रंट खुले हुए हैं, बड़ी महाशक्तियां इन्वॉल्व हैं, ऐसे में भारत अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए बिना एनिमी, बिना शत्रु बनाए हुए आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक बड़ा चैलेंज था जिसको मौजूदा सरकार ने ठीक ढंग से हैंडल किया? हाँ बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से हमारी जो सरकार है उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और हमने अपना जो स्टेटस और स्टेचर है दोनों को बरकरार रखा है। रही बात हमारी जो मिलिट्री प्रेजेंस की बात है, या आप अगर हमारा ग्लोबल प्रेजेंस देखें, अगर चीन को वहां नहीं बुलाया गया है और भारत को एक स्पेशल इन्वाइटी या स्पेशल पार्टनर के तौर पे बुलाया गया है, तो यकीनन हमारी ये डिप्लोमेटिक या हमारी जो पॉलिटिकल या हमारी जो कहते हैं ना रणनीति, कूटनीति और राजनीति, तीनों की विजय है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यकीनन भारत एक ऐसी, क्योंकि देखिए अगली जो सेंचुरी है वो एशिया की सेंचुरी है और एशिया की सेंचुरी तभी लिखी जाएगी जब भारत का उसमें योगदान रहेगा। और चीन जनरली भारत को एक राइवल के रूप में देखता है, लेकिन चीन को भी मालूम है कि साहब भारत को दरकिनार किए हुए वो एक सुपर पावर का दर्जा हासिल नहीं कर सकता। तो यकीनन भारत के लिए ये गर्व, गौरव और सम्मान की बात है। और जिस तरह से हम अग्रसर हो रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की वहाँ फ्रांस के सरबराह से, ऋषि सुनक से, जेलेंस्की से, तो ये बताता है कि हम कैसे अपने जो डिफेंस सेक्टर है उसको हम मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जितना बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, आज अमेरिका भारत की तरफ क्यों खींचा चला रहा है, क्योंकि $30 बिलियन का हमने उसको बिल्कुल बिजनेस दिया हुआ है। तो जितने बिग टिकट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे डिफेंस में हैं और हर देश चाहता है कि साहब भारत की दया दृष्टि उस पर रहे। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि आज का जो दौर है, अगर वो डिफेंस के लिहाज से बात करें, जो ग्लोबल सिचुएशन है, इसमें जरूरी ये भी है कि डिफेंस सेक्टर में भी आपकी मजबूती हो। और यहां पर भारत की मौजूदगी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक बहुत बड़ा मैसेज भी देती है। एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। G7 के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को 6 मंत्र दिए हैं। क्या है वो 6 मंत्र, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे बड़ा मंच, दुनिया को 6 मंत्र। पहली बड़ी बात, पहला मंत्र ग्लोबल साउथ का जाता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक अनिश्चितता का खामियाजा भुगत रहा है। साइबर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो तकनीक चांद पर ले गई। साइबर सुरक्षा चुनौती एक बहुत बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ तकनीक की अगर बात की जाए तो समाज के हर वर्ग को इसका फायदा मिलना चाहिए। यह तीसरा बड़ा मंत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका लगातार इसको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एआई मिशन लॉन्च, मूल मंत्र एआई फॉर ऑल, ये वहां पर मंत्र दिया गया है। और देखिए हरित युग की बात की जाए, आने वाला युग हरित युग बनाने की कोशिश की जा रही, यानी कृषि क्षेत्र पर भी एक खास फोकस देने की बात। और विकसित भारत 2047 का जो मंत्र है, मिशन है, 2047 देश को विकसित बनाना है। यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। कौशल मिश्रा जी हमारे साथ है। कौशल मिश्रा जी, ये देख रहे हैं हम, चुनाव के दौरान भी हमने काफी सुना कि कैसे जो मोदी सरकार है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से यहां पर हरित युग की बात की गई, एआई मिशन की बात की गई, या तमाम तकनीकों का जिक्र किया गया, कैसे देख रहे हैं आज के दौर में, आज के युग में कितना जरूरी हो जाता है? देखिए मोदी जी ने जो भी बातें कही है, भारत की तरफ से जो पक्ष रखा गया उसमें टेक्नोलॉजी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए बात की गई है। कोई भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, चाहे एटॉमिक की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे एआई की बात हो, चाहे कंप्यूटर की बात हो, किसी भी तरफ उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये मोटा मोटा मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे देना जरूरी भी है और आगे के लिए बेहतर भी है। फराज साहब बहुत सारी रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, तो फराज साहब एक रिपोर्ट और मैं बताता हूं, द इनविजिबल हैंड्स, ये एक रिपोर्ट है डिसइंफो लैब ने निकाली है। मैं चाहूंगा कि इनविजिबल हैंड इन लोकसभा इलेक्शन 2024
इसको भी जरा पढ़िए, एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इतनी सारी चीजें देश के लिए देखते हैं कि देश की कंडीशन कहाँ खराब है और कैसे हो रही है, तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा, मैं आप एडिटोरियल बोर्ड से कहूंगी इस रिपोर्ट के बारे में जरूर एक प्रोग्राम कर, क्योंकि इस रिपोर्ट ने यह बताया कि किस तरीके से इंटरनेशनल जो ताकत है उन्होंने मिल करके इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस लोकसभा का चुनाव था 2024 का, उसमें किस तरीके से फॉरेन ताकतों ने इनविजिबल हैंड की तरह से यूज करके इसको अफेक्ट करने की कोशिश की थी। तो फराज साहब, आपकी चिंता जायज है कि देश कहीं कहीं कुछ आप जो रिपोर्ट साइट कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स में डाउन है, पर इस रिपोर्ट को भी पढ़िए जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल ताकतों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए इसका उत्तर भी ले लेते हैं किदवई साहब से। इकोनॉमी आया और अब चौथी पे जा रहा है और अब पहले की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उत्तर ले लेते हैं किदवई साहब। और एक छोटा सा और फीडबैक, सिर्फ एक छोटा सा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। जब हमारे पार्लियामेंट के उद्घाटन में सेंगोल लाया गया था और कुछ पुजारियों को लाकर के उनसे पूजा कराई गई थी, उस पे सवाल उठा था। पर आप देखिए वैश्विक प्लेटफॉर्म पे एक धार्मिक गुरु पोप, मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आप धर्म, जो वर्ल्ड की सभ्यता है, उस सभ्यता में आप धार्मिक मूल्यों का आदर करते हुए किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वो तस्वीर दुनिया ने देखी, उसका भी अपना संदेश है। मेरा ये कहना है कि अगर यही काम इंडियन प्लेटफॉर्म पे किया गया होता, G20 में किया गया होता, तो फराज किदवई साहब या इंडी गठबंधन के जो लोग ऑब्जेक्ट करते, पर इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। संगीत रागी जी, अपनी बात करिए, बात पूरी करिए। देखिए, जो भी मेरे से ये पॉइंट छूट गया था जो कौशल जी ने उठाया है, वो वहां पर उस उद्घाटन समारोह में शामिल थे। भारत का यदि कोई शंकराचार्य जी यदि वहां पर होते या कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष वहां पर होते, तब इस देश में सारी विलाप जो होता वो देखते कि विपक्षी पार्टियां रो रही हैं, छाती पीट रही हैं, रुदाली कर रही हैं। हम अपनी सभ्यता, भारत की अपनी पहचान जो है वो इस रूप में स्थापित करने, और नरेंद्र मोदी ने वो किया है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के आध्यात्मिक विरासत को भी सार्वजनिक जीवन में और ग्लोबल स्तर पर ले जाने में कभी भी संकोच नहीं किया, कभी भी हिचकिचाया नहीं, योग को अपनाया और योग को पूरे विश्व में यानी ये अपने आप में आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है। कुछ लोग और विपक्षी पार्टी, लेकिन किदवई साहब का उत्तर रह गया था, उनका उत्तर लेना जरूरी है क्योंकि एक बात उठी थी बीजेपी की तरफ से। किदवई साहब, मैं अगर सब कुछ छोड़ दूं, चलिए ये डेटा तो इसका काउंटर भी आ जाएगा, कोई ना कोई उसका भी काउंटर दे सकता है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा था आपसे कि एक समय चुनाव के पहले ऐसा भी था कि देश के कई बड़े नेता विदेशों में जाके ये कहते रहे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, चुनाव आयोग हाईजैक हो गया, ईवीएम मैनिपुलेट हो रहा है। लेकिन जब नतीजे आए तो ये दिखा कि भाई चुनाव में ऐसा है इंडिया में कि विपक्ष की ताकत बढ़ सकती है, विपक्ष मजबूत हो सकता है, आपकी खुद की सीटें बढ़ी हैं, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि वो सब कुछ जो था उसका बेस गलत था और इंडिया में चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं? डेमोक्रेसी का मैसेज बहुत क्लियर है। नहीं तो चाइना में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, कई दुनिया के देश हैं जहां क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि अगर हम अपने आप को कंपेयर करेंगे पाकिस्तान और इराक जैसी कंट्रीज से। दूसरी बात यह है कि मैं आज भी एज एन स्पोक्सपर्सन ऑफ समाजवादी पार्टी आज भी इस बात पर कायम हूं कि पूरी कोशिश की गई कि इलेक्शन जो है वो अनफेयर हो। दूसरी बात रही कि अभी हमारे कौशल भाई बात कर रहे थे, मैं बहुत ताज्जुब में बैठा था कि जिस डिबेट में संगीत रागी जी हो वहां पर अभी तक धर्म क्यों नहीं आया। वो खैर अल्टीमेटली आ ही गया धर्म, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, में विजय जी को नहीं बोल रहा हूं, जो और इनके प्रवक्ता हैं वो वेटिकन को क्या क्या कहते हैं, आप अपने आर्काइव में चले जाइएगा और जाकर के देख लीजिएगा। चाइना की बात हुई अभी, देखिए जहां तक बात चाइना की है तो सुब्रमण्यम स्वामी इनके नेता हैं, इनके एमपी थे, पता नहीं इस टाइम है कि नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। वो कहते हैं कि चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। आरएसएस कहती है कि साहब भारतीय जनता पार्टी साहब, मेरा सवाल कुछ और था। मैंने ये कहा
कि जो साउथ एशिया है यहां पर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? इस चुनाव ने यह साबित किया कि भारत ही है, और भारत को लेकर कोई कितना भी बाहर कुछ भी कहता रहे, हर बार चुनाव यह साबित करता है कि भारत में डेमोक्रेसी इंटैक्ट है, प्रोटेक्टेड है, और जनता अपने हिसाब से अपने नेता और अपनी सत्ता चुन लेती है। इस चुनाव में भी यह दिखा। इससे आप असहमत हैं या फिर सहमत हैं? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज और भारत का जो लोकतंत्र था वो, और जो लोकतंत्र है वो विश्व का महानतम लोकतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि भारत के लोकतंत्र को तार-तार किया। वो आप बताइए कि चंडीगढ़ के जो मेयर इलेक्शंस हुए थे, थैंक्स टू द सीसीटीवी कैमरा और बैलेट पेपर्स, कि वहां पर जो भारत का लोकतंत्र हाईजैक हुआ था वो दुनिया के सामने आ गया। और मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चंडीगढ़ में जो मेयर इलेक्शन हुआ था, किदवई साहब, वो भी एक मुद्दा है। किदवई साहब, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। वो भी एक मुद्दा। ग्लोबल साउथ पर आ जाइए। हाँ, बिल्कुल। अब आप ग्लोबल साउथ पर आ जाइए। ग्लोबल साउथ में जब से विश्व गुरुजी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नेपाल से आप देखिए कि हिस्टोरिकली हमारे कैसे रिलेशंस होते थे। नेपाल ही एक ऐसा देश था जिससे हमारे रिलेशन बहुत हेल्दी होते थे, लेकिन आज चाइना के साथ मिलकर के नेपाल हमको आग दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसने एक बहुत ही आपत्तिजनक नक्शा सामने पेश किया। श्रीलंका जब फाइनेंशियल क्राइसिस में था तो भारत ने उसकी बढ़ करके मदद की, इसकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन उसके बाद में अननेसेसरी उन्होंने कच्चा तीवू का आइलैंड का इशू उठा करके श्रीलंका से भी अपने जो संबंध है वो लगभग खराब कर लिए। बांग्लादेश की आप बात करिए, बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जहां पर बांग्लादेश जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु जी, जब इलेक्शन में मंच पर खड़े होकर के बोलेंगे कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी है, बांग्लादेश की घुसपैठी है, तो उसके बाद भी बांग्लादेश से हमारे कैसे रिलेशन हो रहे हैं। पाकिस्तान को तो छोड़िए, मैं उसकी गिनती ही नहीं करता हूं, लेकिन चाइना के बारे में मैं एक कमेंट जरूर करूंगा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2047 में भारत की इकोनॉमी XYZ ट्रिलियन हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके अगर आप भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो शायद 2047 से पहले 2037 में हो जाएगी, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ऐसे। तीसरी बात, 20 सेकंड और दे दिएगा। चाइना की अगर आप बात करते हैं तो 1990 में जो पर कैपिटा इनकम चाइना की थी वो $369 थी, और 2022 में 2411 हो गई। 650%, करीब 3655% की ग्रोथ। सॉरी, ये इंडिया की थी 663% ग्रोथ, और चाइना की 3500% की ग्रोथ हुई है। जो चाइना की इकोनॉमी थी 2010 में वो 3.6 टाइम्स ऑफ इंडिया थी, लेकिन 2023 में बढ़कर के ये 5.3 टाइम्स हो गई है। तो चाइना कहीं हमसे तेजी से ग्रो कर रहा है। और लास्ट स्टेटमेंट, जो साउथ ईस्ट एशिया में यूएस का जो विड्रॉल हुआ है, यूएस का जो इंटरफेरेंस कम हुआ है, उसका जो वैक्यूम फुलफिल कर रहा है वो चाइना कर रहा है। ये आप अपने आर्काइव में देख लीजिएगा, आप अपने रिपोर्ट्स निकाल लीजिएगा। तो विश्व गुरु की लीडरशिप जब से 2014 में आई है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, चाहे वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पैरामीटर्स हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स हो, और चाहे ग्लोबल लेवल पर हो, हर चीज में भारत जो है वो पीछे होता चला गया। ठीक है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब से जवाब ले लेते हैं। विनोद दत्ता साहब, क्या आप सहमत हैं ये जो बात कही गई, खास तौर पर चाइना का जो जिक्र किया गया है किदवई साहब की तरफ से, कि जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है यहां से विड्रॉल के बाद, अमेरिका के विड्रॉल के बाद, वो चाइना फुलफिल करा? और एक और बड़ी बात देखिए, जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर जेलेंस्की भी नजर आते हैं, और इस वक्त क्या हालात है, कैसे युद्ध के दौर से दुनिया गुजर रही है, वहां पर प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो क्या वर्ल्ड पीस को लेकर भी एक उम्मीद नजर आती है? क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर आपको नजर आता है? दोनों मसलों पर आपसे जवाब चाहिए। हाँ, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आसियान में देखिए जिस तरह से अमेरिका ने अपना विड्रॉल किया है या उसने अपने पैर पीछे खींचे हैं, तो चाइना की प्रेजेंस वहां देखी गई है। लेकिन भारत, आप देखिए, चाहे वो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन हो या आसियान में हो, तो आसियान में भारत अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे यहाँ जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए, जो कॉरिडोर बनना था एक, वो उसमें इतना समय लग गया। जब आसियान के देशों ने उस पर आपत्ति उठाई, जब चाइना ने अपना BRI प्रोजेक्ट वहाँ उसका पैर पसारने शुरू किए, तब भारत जागा है। तो हम लोग कई बार रिएक्टिव होते हैं, हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि आसियान में भारत की जो प्रेजेंस है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जिस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिस तरह से चाइना ने भारत को घेर रखा है, हमें जो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड है उसको और मजबूत करना पड़ेगा। उसकी जो शाइन है, उसकी जो शीन है। अब सवाल इसी से जुड़ा विनोद दत्ता सर, जब G7 कंट्रीज के साथ भारत के नजदीक और ज्यादा गहराती और अच्छे संबंध बनते हैं और चाइना की वहां पर मौजूदगी नहीं होती है, तो क्या काउंटर
ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है, G7 कंट्रीज और बाकी जो देश उसके अलाइज नजर आ रहे हैं, उनके साथ जो दोस्ताना रिश्ते नजर आ रहे हैं, क्या वो एक बड़ा काउंटर आपको नजर आता है चाइना का? हाँ बिल्कुल, यकीनन ये बहुत बड़ा काउंटर है। और जिस तरह से भारत की प्रेजेंस सब जगह बढ़ रही है, जिस तरह से वर्ल्ड फोरम्स में हमारी प्रेजेंस है, हमारा जिस तरह से इनवाइट किया जाता है, हालांकि ये G7 से मैं इसको रिलेट नहीं करूंगा। देखिए OIC में जब भारत को एक स्पेशल स्थान प्रदान किया जाता है, आपको याद होगा जब पहली मीटिंग हुई थी OIC में, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलने गए थे तो साहब माइक काट दिया गया था, बिजली गुल हो गई थी। आज एक हमें वहां एक ऐसा मुकद्दस और हमें इतना एहतराम दिया जा रहा है, ये बताता है कि साहब ठीक। लेकिन विनोद दत्ता साहब, इसका काउंटर भी है। संगीत राय साहब, अब देखिए सिंपल है, दो नैरेटिव हैं। एक तो आप सुन रहे हैं के जो पैरामीटर्स हैं दुनिया में विकास के, डेवलपमेंट के या डेवलप कंट्रीज, ये G7 के ही एग्जांपल लीजिए, उन पैरामीटर्स पे भारत काफी पीछे है। एक दूसरा नैरेटिव ये है कि भारत आज से 10 साल पहले जहां पे था उससे खुद अगर तुलना की जाए तो भारत बहुत आगे है, चाहे वो इकोनॉमी के साइज को देख लीजिए, डिफेंस को देख लीजिए, ह्यूमन लाइफ को देख लीजिए, ये सारी चीजें हैं। किस नैरेटिव को माना जाए? एक नैरेटिव जब हम दुनिया से अपनी तुलना करते हैं, एक नैरेटिव जो हम अपनी खुद यात्रा पर तुलना करते हैं, इस सरकार के पहले और इस रजीम के बाद। देखिए, चाइना से हम अपनी तुलना करना बंद कर दें, इसलिए कि चाइना का जो विकास है वो हत्या और हिंसा के आधार पर है। डिक्टेटोरियल रेजिम में चाइना काम कर रहा है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जैसे जो अतीक अहमद और अंसारी जो है वहाँ जिंदा नहीं रहते। वहाँ पर कुरान कैसे पढ़ाया जाएगा और मस्जिदों का आकार कैसे होगा, ये तय वहाँ की सरकार करती है। वहाँ के इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं रहते हैं। दूसरी बात हम अपनी बात कर लेते हैं। चाहे वो नेपाल से हमारा संबंध खराब हुआ, वो किस समय खराब हुआ? जब समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय से ये संबंध खराब हो रहे हैं। आप संबंध बना लीजिए, अपनी कीमत पर बनाइए, तब तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे आप रेडिकल इस्लाम के बारे में मत बोलिए, वो टेररिज्म फैलाते, अंदर विस्तार करते जाएं, उनके जबड़े मत तोड़िए, वो तो बड़े खुश रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक किया, लेकिन आप जैसे ही सिम्मी के बारे में बात करना शुरू करेंगे, कहेंगे देखिए डेमोक्रेसी नहीं हो रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वही हालत है। बांग्लादेशी मुसलमानों के इन्फिल्ट्रेशन से पूरे देश की रिलीजियस डेमोग्राफी बदल गई है। आज हमारे देश में कई सरकारों को तय बांग्लादेशी मुसलमान कर रहा है। और वे कौन लोग थे? सीए के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? भारत का मुसलमान खड़ा हुआ। सीए किसके खिलाफ था? बाहर से जो मुस्लिम कंट्री से जो आज आकर के इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। संगीत रागी साहब, सवाल यही उठाया गया। देखिए, थोड़ा सा उस सवाल पे आइए। होता क्या? ये रसिया में होता क्या? ये अमेरिका में? संगीत रागी जी, किदवाई साहब ने जो सवाल उठाया समाजवादी पार्टी को के जो राष्ट्रीय विषय चुनाव में उठाए गए, इनको लोकतंत्र चाहिए। जो राष्ट्रीय विषय, संगीत रागी साहब, जो राष्ट्रीय विषय चुनाव में उठाए जाते रहे, मतलब मैं कहूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आता है, उसकी वजह से पड़ोसियों से संबंध खराब हुए, ये वो बहुत ही डायरेक्ट उन्होंने आरोप लगाया सरकार के फॉरेन पॉलिसी को लेकर। उसमें उन्होंने नाम भी गिनाया, नेपाल, उन्होंने श्रीलंका का नाम गिनाया, उन्होंने बांग्लादेश का नाम गिनाया। मैं चाह रहा हूं कि इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? वाकई में सिर्फ इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये हुआ है? ट्रंप ने कहा कि हम मैक्सिको के खिलाफ जो है आयरन वॉल खड़ा कर देंगे, क्योंकि मैक्सिको से इतना इन्फिल्ट्रेशन होता है कि अमेरिका की इकोनॉमी खराब होती है। फ्रांस ने कहा कि नाइजीरिया और अफ्रीका से इतने मुसलमान हमारे यहाँ घुस जाते हैं, हमारी पूरी डेमोग्राफी अब उससे संबंध खराब होता है तो होता है। हम अपने इंटरेस्ट को न प्रोटेक्ट करके उनको लल्लो चप्पू करते रहे, इससे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और दूसरी बात एक बार और मैं रिस्क पर एक आ रहा हूं, भारत और चीन के बीच में आज बराबरी के तौर पर हो रहा है। यदि चाइना घुसा हुआ है तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, भारत भी कहीं है। इसलिए ये बात बहुत ठीक है हो जाना चाहिए। चाइना ठीक है। संगीत रागी जी, वक्त बहुत कम है, किदवाई साहब से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपने ये कई सारे सवाल छोड़ दिए हैं। किदवाई साहब, क्या ये मुद्दा नहीं है कि अगर कोई चैलेंजेस, चुनौती भारत अपने पड़ोसियों से भी अगर वो पेश हो रही हैं, तो क्या उन मुद्दों को उठाना गलत है? और दूसरी बात ये कि जो सवाल उठाया गया कि जो विपक्ष है वो बहुत सिलेक्टिव होकर ही विरोध करता है, क्या ऐसा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे उन बच्चों पर अफसोस होता है जिनको संगीत रागी जैसे शिक्षक उनको शिक्षा देते हैं।
आप देखिए कि अपनी प्लीज आप डिबेट पर कैसे नफरती भाषण टिप्पणी मत संगीत करें। रागी ने आकर के शुरू कर दिए। नहीं, मैंने मुझे बहुत लगता है पर्सनल कि मत करिए, इस तरह से शिक्षकों टिप्पणी को किसी पर मत आप करिए। बेहूदी जो मुद्दा उठाया है किदवाई साहब, संगीत रागी पर आप कमेंट मत करिए। जो मुद्दा उठाया उस पर आप ही एक्शन दीजिए ना, उस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए। पर आप व्यक्तिगत टिप्पणी बंद करो। नहीं, बोल दिया किदवाई साहब को बोल दिया। से निकाल देना चाहिए जो टीवी चैनल पर आकर के बैठ करके नफरत फैलाते हैं इस देश में। ऐसे नफरती चिंटुओं की जगह किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। आते हैं उन्हें धर्म शुरू बंद करो और धर्म को लेकर के आपके जैसे बेहूदी हरकत बंद करो करके अपना एजेंडा ये आदमी चला रहा है, ये नफरती चिंटू। नहीं देखिए, हम डिरेल हो रहे हैं, हमें व्यक्तिगत नहीं जाना था। देखिए हमारा समय खत्म हो गया, 1 मिनट का ही समय था। किदवाई साहब माफी चाहूंगा, हमारे पास 1-1.5 मिनट का समय था। हम सोच रहे थे कि आप उस पर उत्तर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।